हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 7th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 51 टॉपिक हम प्रीवियस 6 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे डिग्निसोनिया फोसल्स के बारे में, देन हम जानेंगे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, एक स्कीम इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। साथ ही साथ नमस्ते स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका डिग्निसोनिया फोसल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डिग्निसोनिया है वर्ल्ड का अर्लीस्ट मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डिग्निसोनिया है एक बायलेटरली सिमेट्रिकली रिब्ड ओवल शेप का दिखाई देता है और ये केवल आपके इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स यानी कि छाप के रूप में या सैंडस्टोन बेड्स के रूप में ढाले जाने के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो फाउंड किए जाते हैं एडिकारियन पीरियड के 500 से 600 मिलियन ईयर एगो के जो प्रेजेंट डे के जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया और यूक्रेन के आसपास के जो ओशियन फ्लोर्स हैं उसके अंतर्गत। इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डिग्निसोनिया है वर्ल्ड का जो एक अर्लीस्ट मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दुनिया के शुरुआती बहुकोशिकीय जीवों में से वह एक है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डिग्निसोनिया है एक तरीके से बायलेटरली सिमेट्रिकल रिब्ड ओवल शेप का दिखाई देता है और ये केवल इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स और सैंडस्टोन बेड्स के रूप में ढाले जाने के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फाउंड होता है एडिकारियन पीरियड का 500 से 600 मिलियन ईयर एगो का प्रेजेंट डे के ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, यूक्रेन के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें ये पाया जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कथित रूप से जो डिग्निसोनिया के जो फोसल्स मिले हैं भीमबेटका केव के अंतर्गत, जिसमें ये एक इम्प्रेशन के रूप में बीहाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के रूप में ये देखने को मिले हैं, तो इससे संबंधित एक नई रिसर्च निकलकर सामने आई है। जो फॉसल्स होते हैं वे अधिकांशतः पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रॉक पे ये पाए जाते हैं, यानी कि जो रॉक होती है उसके पैरेलली ये फॉसल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो डिग्निसोनिया का जो फॉसल्स देखने को मिला वे कर्व्ड शेप में एक तरीके से ये देखने को मिला। साथ ही साथ जो फॉसल्स होते हैं वे ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन जो डिग्निसोनिया का जो फॉसल्स है वे अकेला देखने को मिला, जो कि अनकॉमन था और जो कि हमारी फाइंडिंग्स पर एक डाउट्स क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिग्निसोनिया के बारे में, तो जो डिग्निसोनिया था वन ऑफ द वर्ल्ड का जो अर्लीस्ट मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दुनिया का शुरुआती जो बहुकोशिकीय लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फाउंड किया जाता है ओशन फ्लोर अराउंड द जो प्रेजेंट डे के ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया और जो यूक्रेन है उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में ये एडिकारियन पीरियड का देखने को मिलता है, जो लगभग 500 से 600 मिलियन ईयर एगो का होता है। साथ ही साथ जो डिग्निसोनिया है ये एक तरीके से बायलेटरली सिमेट्रिकल रिब्ड ओवल शेप का दिखाई देता है, यानी कि अंडाकार शेप का दिखाई देता है और इसके जो फॉसल्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स यानी कि छाप के रूप में या सैंडस्टोन जो बेड्स को जो कास्ट करते हैं यानी कि उसको जो ढालते हैं उसके रूप में ये जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भीमबेटका केव की, तो भीमबेटका जो रॉक शेल्टर्स है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसको शामिल किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो इसका जो टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक पीरियड का इसका टाइम स्पान है। साथ ही साथ इस केव के अंतर्गत अर्लीस्ट जो ट्रेसेस हैं ह्यूमन लाइफ के वे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो केव पेंटिंग है वह भी देखने को मिलती है, जो कि लगभग 10,000 ईयर साल पुरानी है और जो कि इंडियन मेसोलिथिक पीरियड की देखने को मिलती है। और प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश की जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर ये स्थित है और ये जिसके जो रॉक शेल्टर्स हैं ये बने हुए हैं सैंडस्टोन रॉक से और जो विंध्यन रेंज है उसकी फुट हिल्स पर ये केव देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डिग्निसोनिया फोसल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पाइसेस बोर्ड है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि 52 शेड्यूल जो स्पाइसेस हैं और जो कार्डमम के डेवलपमेंट के लिए ये एक तरीके से उसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसकी जो क्वालिटी इवैल्यूएशन सर्विस है उसके थ्रू ये क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस फॉर द एक्सपोर्ट के लिए ये रेगुलेट करती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्पाइसेस बोर्ड है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि जो 52 शेड्यूल्स जो स्पाइसेस हैं और जो कार्डमम के डेवलपमेंट जो कि आपकी कार्डमम स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकती हैं उसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं बल्कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके अंतर्गत ये काम करती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो क्वालिटी इवैल्यूएशन सर्विस है उसके माध्यम से ये जो स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करती है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो स्पाइसेस बोर्ड है वह एस्टेब्लिश कर रहा है 8 क्रॉप स्पेसिफिक जो स्पाइसेस पार्क अक्रॉस द कंट्री। इसके अगर हम बात करें स्पाइसेस पार्क के अंतर्गत क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके अंतर्गत जो कॉमन प्रोसेसिंग है जो वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत क्लीनिंग उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग ग्राइंडिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन साथ ही साथ जो पैकेजिंग होगी स्पाइसेस की इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके अंतर्गत जो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज कर सकते हैं वहाँ के लोकल फार्मर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। और जो स्पाइसेस बोर्ड है एस्टेब्लिश कर रहा है अभी 8 न्यू स्पाइसेस पार्क को, जो 2 पार्क होंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 2 राजस्थान के अंतर्गत और 1 स्पाइसेस जो पार्क है वह आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के अंतर्गत इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो स्पाइसेस बोर्ड है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है जो 52 शेड्यूल जो स्पाइसेस हैं साथ ही साथ जो कार्डमम है यानी कि जो इलायची होती है छोटी इलायची बड़ी इलायची, तो उसके डेवलपमेंट के लिए उसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कोचीन केरला के अंतर्गत ये स्थित है। और इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वह ये हैं कि स्पाइसेस बोर्ड के कि इनसे संबंधित रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ जो डोमेस्टिक मार्केटिंग है स्मॉल एंड जो लार्ज कार्डमम की उसको ये एक तरीके से रेगुलेट करती है, साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट जो इम्प्रूवमेंट है ऑल स्पाइसेस के उसको ये करती है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है सारे स्पाइसेस का उनको असिस्ट करती है एक्सपोर्टर की उनको जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की आवश्यकता है या नहीं, साथ ही साथ जो क्वालिटी मैनेजमेंट ब्रांड प्रमोशन साथ ही साथ रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी ये काम करती है। साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत भी जो स्पाइसेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी को जो इनकी क्वालिटी इवैल्यूएशन सर्विस है उसके माध्यम से जो एक स्पाइसेस होते हैं उनकी एक्सपोर्ट की क्वालिटी को ये रेगुलेट करती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IDEX है इसका उद्देश्य है कि एक तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जो कि प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द डिफेंस एंड एयरोस्पेस के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IDEX है ये फंड और मैनेज किया जा रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रीज को जो कि इंक्लूड करेंगी MSME स्टार्टअप्स इंडिविजुअल्स भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं या कोई इनोवेटर्स या R&D इंस्टीट्यूट या एकेडमिया इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम है इसका उद्देश्य है कि एक तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जो कि प्रमोट करेगा डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को।
तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फंड और मैनेज किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको जो फंड और मैनेज किया जा रहा है वह डीआईओ के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये अट्रैक्ट करेगा कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कि एमएसएमई हो सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, या इंडिविजुअल इनोवेटर्स या आरएनडी जो इंस्टीट्यूट है या जो एकेडमिया है, वह इसके अंतर्गत उनको अट्रैक्ट करने का ये काम करेगी। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम है, इससे संबंधित जो फ्रेमवर्क है वह लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में, तो जो IDEX का जो उद्देश्य है कि एक तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जो कि डिफेंस एंड एयरोस्पेस के अंतर्गत जो प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। साथ ही साथ ये अट्रैक्ट करेगा कोई सी भी इंडस्ट्री, जैसे कि जिसके अंतर्गत आपकी MSME हो सकती है, स्टार्टअप, इंडिविजुअल इनोवेटर्स या R&D इंस्टीट्यूट या एकेडमिया इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो नोडल एजेंसी है IDEX, जो फंड किया जा रहा है उसको जो मैनेज किया जा रहा है वह किया जा रहा है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये फैसिलिटेट करेगा कि रैपिड डेवलपमेंट हो, न्यू और इंडिजनाइज्ड जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है फॉर इंडियन डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर के लिए इन द शॉर्टर टाइमलाइन में उसको तैयार किया जा सके। साथ ही साथ ये क्रिएट करेगा एक तरीके का कल्चर जिससे कि इंगेजमेंट किया जा सके जो इनोवेटिव जो स्टार्टअप्स हैं, या उनको इनकरेज करेगा कि वे को क्रिएशन करें डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर्स के साथ में मिलकर। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो डिफेंस इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको फंड और मैनेज कर रही है इस स्कीम को, तो जो डिफेंस इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। जो कंपनीज जो एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत जो सेक्शन 8 के अंतर्गत जो भी कंपनी इसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेट की जाती हैं वह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, उसने मिलकर जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया है, तो वह इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया IDEX स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अंडर द OMSS स्कीम के अंतर्गत जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वह सेल करता है सरप्लस जो स्टॉक हो जाते हैं बीट और राइस के एट द प्री डिटरमाइंड जो प्राइसेस होती हैं उस पर थ्रू द ऑक्शन इन द ओपन मार्केट में टाइम टू टाइम, और इसके अंतर्गत वह फूड ग्रेन्स की सप्लाई को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो FCI है वह कंडक्ट कराता है वीकली ऑक्शन ऑफ द OMSS के अंतर्गत, किसके लिए, फॉर द बीट एंड द प्लेटफॉर्म फॉर द किसके अंतर्गत, जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स जो एक्सचेंज लिमिटेड है उसके अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अंडर द ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम के अंतर्गत जो फूड कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया जो होता है, जो सरप्लस स्टॉक हो जाते हैं व्हीट एंड राइस के, उनको प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ऑक्शन के माध्यम से उसको सप्लाई करता है उस फूड ग्रेन्स को मार्केट के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो FCI है वह कंडक्ट कराता है वीकली ऑक्शन को इन द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि NCDEX के अंतर्गत, जो कि इसके बीट के अंतर्गत जो इसको एक तरीके से ऑक्शन करता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो सेंटर ने डिसाइड किया है कि लगभग वे 30 लाख मीट्रिक टन ऑफ बीट को ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम के अंतर्गत मार्केट में रिलीज करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात किया, जो FCI है वे सरप्लस जो स्टॉक हो जाते हैं बीट एंड राइस के, उनको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ऑक्शन के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता है उन फूड ग्रेन्स को। साथ ही साथ जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो सरप्लस जो स्टॉक है उसको मार्केट में रिलीज करके जो बीट एंड राइस की जो प्राइसेस है उसको रेगुलेट करना। साथ ही साथ जो FCI है इसमें जो वीकली ऑक्शन करता है इसको जो बीट की ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है, जिसको हम NCDEX के नाम से जानते हैं, तो उसके अंतर्गत उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इसकी ऑक्शन की जाती है।
इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट सेल करती है स्टेट गवर्नमेंट जो आपके केंद्रीय भंडार होते हैं, नेशनल कंज्यूमर जो कॉपरेटिव्स फेडरेशंस होते हैं उनको, साथ ही साथ जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड जो फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो नेफेड होते हैं, साथ ही साथ जो स्टेट कोऑपरेटिव और फेडरेशंस को इसकी जो एक तरीके से गवर्नमेंट अपने जो स्टॉक्स होते हैं उनको इसके अंतर्गत सेल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीडीएक्स की, तो जो एनसीडीईएक्स है एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म कि जिसके अंतर्गत ट्रेड किया जा सके वेरियस जो एग्रीकल्चर और जो अदर कमोडिटीज हैं उनको। तो ये एक तरीके से एनसीडीएक्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी की सिफारिश पर जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड प्रैक्टिस जो एक्ट था जिसको हम एमआरटीपी एक्ट के नाम से जानते हैं उसको रिपील करके इसको रिप्लेस किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 ने। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो कंपोजिशन है उसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वह इन्फोर्स करेगी कंपटीशन एक्ट 2002 को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी जो एमआरटीपी एक्ट था उसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट आया था 2002, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो कंपोजिशन है इसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं, तो इसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा A 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव किया है सर्टेन जो एक्विजिशन है अंडर द सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत है, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है, तो इसलिए ये अभी चर्चा में रहा। अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू करने के लिए, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था राघवन कमेटी की सिफारिश पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, और जो इससे पहले जो एक मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 का जिसको हम एमआरटीपी एक्ट के नाम से जानते थे, उसको रिपील करके रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट 2002 ने। साथ ही साथ अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जो सीसीआई है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एक तरीके से ओपिनियन देती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को और साथ ही साथ डील करती है अदर केसेस को। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही साथ 6 अदर मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और जो कि इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में तो ये जो एक्ट है प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसे कोई एंटी कॉम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट है उनको, साथ ही साथ कोई भी डोमिनेंट पोजीशन मार्केट के अंतर्गत कोई भी इंटरप्राइजेस ना ले ले तो उसको एक तरीके से एक रोकने का ये प्रयास रहता है। साथ ही साथ इसके जो प्रोविजंस के अंतर्गत जो अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और जो कंपटीशन जो अपीलेट ट्राइब्यूनल इसके अंतर्गत एस्टैब्लिश किए गए हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया था कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को विद द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल से इन 2017 में। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो ये एक तरीके की जो एडवर्स जो कंपटीशन पर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो इफेक्ट डालती हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं तो उसको एलिमिनेट करता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ ट्रेड को मार्केट के अंतर्गत इंश्योर करता है और प्रमोट करता है कि सभी के बीच में सस्टेन कॉम्पिटिशन हो और जो कंज्यूमर हैं उनके भी इंटरेस्ट को इसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इस साथ ही साथ ये जो कॉम्पिटिशन इशू से संबंधित ओपिनियन भी देता है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड कराता है, कंपटीशन से संबंधित एडवोकेसी ये प्रोवाइड कराता है। तो इसके माध्यम से ये जो फंक्शंस हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के, भारत के अंतर्गत इस तरीके के फंक्शंस इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये लोकेटेड है नियर द विशाखापट्टनम इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और ये फॉर्म करता है ईस्टर्न घाट को। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो वेजिटेशन है इन द सेंचुरी, ये कंसिस्ट करते हैं मिक्स ऑफ द ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको जो इंडिकेटर स्पीसीज है सेंचुरी की, वह इंडियन लियोपार्ड है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है नियर द विशाखापट्टनम इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, जो कि ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके जो वेजिटेशन है ये कंसिस्ट करता है ड्राई डेसिडियस, यानी कि शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसकी जो इंडिकेटर स्पीसीज है वह इंडियन लेओपार्ड है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कमला कोंडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएट किया है कि एक सीरीज ऑफ मेजर जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारी और जो नेचर इंटरप्रिटेशन जो सेंटर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जो कमला कोंडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके के इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किए हैं जिससे कि इसको डेवलप किया जा सके। अगर हम बात करें कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये लोकेटेड है नियर द विशाखापट्टनम ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। साथ ही साथ अगर हम इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मिक्स है ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ के फोना की बात करें तो यहाँ सेंचुरी के अंतर्गत ये वाइड वैरायटी ऑफ फोना यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैंथर्स, स्पॉटेड डियर्स, हाइनास और ओवर द 200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके इंडिकेटर स्पीसीज की बात करें तो जो इंडियन लेओपार्ड है वहाँ की एक तरीके से इंडिकेटर स्पीसीज है। साथ ही साथ इनके अगर सॉइल की बात करें तो इस रीजन के अंतर्गत ये टिपिकली रेड लैटराइटिक जो सॉइल होती है वह यहाँ पर पाई जाती है, जो कि रिच होती है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमस्ते स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि वे प्रमोट कर सके, साथ ही साथ एडॉप्ट कर सके मैकेनाइज्ड जो सैनिटेशन सिस्टम है और डेवलप कर सके सस्टेनेबल इकोसिस्टम फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अंडर द नमस्ते स्कीम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट टू द अर्बन लोकल बॉडी को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि बजट 2022-23 के अंतर्गत इसको एलोकेट किए गए थे अराउंड 50 करोड़ फॉर द नमस्ते स्कीम के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि वह एक मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम को प्रमोट करें, उसको एडॉप्ट करें, साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोसिस्टम फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से वह तैयार कर सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि गवर्नमेंट इसके लिए प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए, तो ये इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा बजट 2022-23 के अंतर्गत इसमें एलोकेट किए गए हैं 50 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ इसके लिए नमस्ते स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो स्कीम है बजट 2022-23 के अंतर्गत इसमें एलोकेट किए गए थे 100 करोड़ रुपए फॉर द नमस्ते स्कीम के लिए। अगर हम बात करें जो नमस्ते स्कीम है इसका स्टैंड्स है, अगर इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये नमस्ते जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा
कि वे प्रमोट कर सकें, जो मैकेनाइज जो सैनिटेशन जो सिस्टम होता है उसको प्रमोट करें, उसको एडॉप्ट करें, साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ जो स्कीम है उसका उद्देश्य है कि इनकरेज किया जा सके जो मॉडर्न एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है उनको इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि एक हम क्रिएट कर सकें क्लीनर और हेल्थियर एनवायरमेंट को। साथ ही साथ अंडर द नमस्ते स्कीम की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द अर्बन लोकल बॉडीज जो भी काम करती हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए, साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो काम कर रही हैं उनके लिए, और साथ ही साथ अदर स्टेक होल्डर्स को कि वे प्रमोट करें, साथ ही साथ एडॉप्ट कर सकें मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज को, जिसके अंतर्गत इंक्लूड हैं आपके इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटेड जो वेस्ट कलेक्शन होते हैं उसके और उससे संबंधित प्रोसेसिंग सिस्टम्स, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन किस तरीके से किया जाए और उनका कंपोजिशन प्रोग्राम किस तरीके से चलाया जाए, इसके लिए वे एक तरीके से उनको सहयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो गोल है नमस्ते स्कीम का कि एक क्रिएट कर सकें एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और जो कि इफिशिएंट हो, सेफ हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल भी हो और प्रमोट कर सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नमस्ते स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है कि स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो अमंग द जो पार्टिसिपेटिंग इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंतर्गत हैं उनके बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, उसका जो शुरुआत हुई थी डजन, लगभग इसमें 1 दर्जन इनिशियल जो इसके अंतर्गत पार्टनर थे जो कि टुगेदर मिलके वर्ल्ड की 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये अलाउ करता है मेंबर को कि ये नेगोशिएट कर सकें ऑन द ट्रेड, और ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो IPEF है एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है कि जो आपके पार्टिसिपेटिंग है इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, और इसके जो इनिशियल पार्टनर थे लगभग 1 दर्जन इसके इनिशियल पार्टनर थे जो कि मिलकर लगभग 40% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि IPF अलाउ करता है मेंबर को कि नेगोशिएट कर सकें, और ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये अलाउ तो करता है मेंबर को कि वे एक दूसरे से नेगोशिएट कर सकें, लेकिन ये इसके अंतर्गत कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A, 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंडिया इसने स्टार्ट कर दिया है कि होस्टिंग करने के लिए इसकी जो 4 डे लॉन्ग मिनिस्ट्रियल जो स्पेशल नेगोशिएशन होनी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो उसके अंतर्गत इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है उसकी मिनिस्ट्रियल स्पेशल नेगोशिएशन को। अगर हम बात करें IPF के बारे में, तो जो IPF है यूएस लेड इनिशिएटिव है, और जिसका उद्देश्य है कि जो भी आपकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन की, उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ जो पार्टिसिपेटिंग जो कंट्री हैं उनके बीच में रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने का इसके अंतर्गत प्रयास करना। साथ ही साथ इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, लगभग इसमें 1 दर्जन इनिशियल पार्टनर थे जो कि एक तरीके से 40% वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो IPF है अलाउ करता है मेंबर को कि पे नेगोशिएट कर सके ऑन द ट्रेड, लेकिन ये एक किसी भी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पहले यूपीएससी पूछ भी चुका है कि जो IPF के अंतर्गत जो 4 मेन पिलर हैं वह इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पिलर है वह सप्लाई चेन रेजिलियंस, सेकंड है क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, और फोर्थ है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। तो ये इसके अंतर्गत 4 मेन पिलर इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें करेंटली ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया,
न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम इसके अभी मेंबर हैं। साथ ही साथ इंडिया का जो एजेंडा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सप्लाई चेन जो रेजिलियंस है उसका एक तरीके से इंडिया के जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं वह उसको एक तरीके से आईपीएफ के अंतर्गत उन्होंने इस इशू को उठाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की तो ये लगभग 38 एटलीस्ट इसमें 38 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं। 44% वर्ल्ड का सरफेस एरिया है और 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लगभग 62% वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड का जो मैकेनाइज जो ट्रेड होता है लगभग 46% यहीं से होता है और जो वर्ल्ड के जो कंटेनर ट्रेड है 55% यहीं से होते हैं। साथ ही साथ जो 70% शिप बोर्न जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है वह इंडो पैसिफिक रीजन से ही होता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।